आज का लेक्चर है पौधों का सामान्य परिचय। तो आपने जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द सुना होगा। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, बायोस जिसका अर्थ है लाइफ या जीवन, और दूसरा शब्द है लोगोस जिसका अर्थ है स्टडी या अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु का नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है। जो बायोलॉजी शब्द है या जीव विज्ञान शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें लेमार्क का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब जीव विज्ञान को दो शाखाओं के अंदर विभाजित किया गया है। पहली शाखा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी या जंतु विज्ञान की बात करें अगर अपने, तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, जून और लोगोस। जून का अर्थ होता है एनिमल यानी जंतु, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। दूसरी तरफ अपने बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की बात करें तो ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से जो बॉटनी है वो लिया गया है, बोटेन, बॉस्कीन एंड बाउस। बोटेन का अर्थ होता है हर्ब यानी कि शाक, और बॉस्कीन का अर्थ होता है टू ग्रेज यानी कि चरना, और बाउस का अर्थ होता है कैटल यानी कि मवेशी या पशु। तो इन तीनों शब्दों से जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो इसके अंदर आपको अरस्तु का जो नाम है वो ध्यान में रखना है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको थियोफ्रेस्टस का जो नाम है वो ध्यान में रखना है। अब जो अधिकांश जीव वैज्ञानिक शब्द हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? तो ये आपको लैटिन भाषा का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, चाहे वो वनस्पतिक नाम हो चाहे वो जंतुओं के नाम हो, वो सभी के सभी लैटिन भाषा से लिए गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जीव वैज्ञानिक शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जीव वैज्ञानिक शब्द हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? तो उसमें ग्रीक भाषा का नाम आता है। ऐसे शब्द जीव विज्ञान के अंदर जो दो शब्दों के मिलने से बनते हैं, जैसे बायोलॉजी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स आदि जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद अगर अपने पौधों और जंतुओं की परिभाषाओं की बात करें तो हम पौधे को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जितने भी पौधे हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो विषमपोषी होते हैं, जैसे कि कवक हैं। तो अगर कोई पौधा विषमपोषी है तो वो भोजन सामग्री को अवशोषित करेगा हमेशा। तो इस तरह से पौधे की परिभाषा क्या हो गई? पौधे स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होने पर वे भोजन सामग्री को अवशोषित करते हैं। उसके बाद अगर अपने जंतुओं की परिभाषा की बात करें तो जंतु को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो जितने भी जंतु हैं वो विषमपोषी होते हैं। इसका मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे कि युगलिना जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन जंतु जो हैं, चाहे वो स्वपोषी हो चाहे वो विषमपोषी हो, दोनों ही परिस्थितियों में वे हमेशा भोजन को निगलते हैं और अपने शरीर के अंदर उस भोजन का पाचन करते हैं। अब पौधों और जंतुओं में क्या क्या अंतर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पौधे की बात करें तो सबसे पहला अंतर जो है वो आता है, जितने भी पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन एक अपवाद देखने को मिलता है, कवक। जो कवक है वो एक पौधा है लेकिन फिर भी ये विषमपोषी होता है। इसका मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर ये निर्भर रहता है। दूसरी तरफ अगर अपने जंतुओं की बात करें तो जंतु जितने भी हैं वो कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं, यानी भोजन जो है उसके लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जैसे युगलिना की अगर अपने बात करें तो ये एक स्वपोषी जंतु है जो दिन के समय स्वपोषी होता है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतर है वो है, जितने भी पौधे हैं वो भोजन का अवशोषण करते हैं। जो
विषमपोषी पौधे होते हैं वो भोजन का अवशोषण करते हैं। जो स्वपोषी हैं वो तो स्वयं भोजन अपना बना लेंगे, लेकिन जो विषमपोषी पौधे हैं जैसे कवक की बात करें अपने, तो कवक क्या करेंगे, भोजन को हमेशा अवशोषित करेंगे। दूसरी तरफ अगर अपने जंतुओं की बात करें तो जितने भी जंतु होते हैं, चाहे वो स्वपोषी जंतु हों चाहे वो विषमपोषी जंतु हों, वे हमेशा भोजन को निगलते हैं और उसका अपने शरीर के अंदर पाचन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस या अंतर की बात करें अगर अपने, तो पौधों में संग्रहित भोजन स्टार्च होता है। तो स्टार्च के रूप में पौधों की कोशिकाओं के अंदर भोजन संग्रहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जितने भी कवक होते हैं उन कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन है वो संग्रहित होता है। दूसरी तरफ अगर अपने जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो संग्रहित भोजन है वो ग्लाइकोजन होता है। तो जंतुओं की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जैसे युगलिना जो है ये भी एक जंतु है, लेकिन युगलिना में स्टार्च के रूप में जो भोजन है वो संग्रहित होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतर आता है वो है कोशिका भित्ति का। जितने भी पादप कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इस कारण जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी जो आकृति है वो निश्चित होती है, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है। जबकि अगर अपने बात करें जंतु कोशिकाओं की, तो इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इस कारण जो जंतु कोशिकाएं हैं उनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है, बल्कि परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा 5 जगत अवधारणा। तो ये जो अवधारणा है ये R.H. व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी। R.H. व्हीटेकर ने ये बताया कि जितने भी कोशिकीय जीव होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसको 5 जगतों में उसने विभाजित किया।